जो कर्नाटका से जो खबर आ रही है कि वहाँ पे मीट बैन करने के लिए जो वहाँ की जाफरानी जो ताकत है, जो भगवा ताकतें हैं, उनके जो लीडरान जो हैं वो प्लान कर रहे हैं और मुमकिन है कि उस बिल को लाएं भी हो, बिल पास होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका मन जरूर है कि कुछ इस तरह का कन्फ्रंटेशन हो, कुछ इस तरह से लड़ाई और झगड़े हों और उनको एक मौका मिले कि हिंदू मुसलमान का जो एक खेल है उसको और आगे करें। और जो सेकुलर जमात हैं उनको कहते हैं ना, उनको और वो परेशानी में मुब्तला कर ले कि तुम लो पोजीशन इसके ऊपर में। और आजकल की जो सेकुलर पार्टियां हैं इतनी डरी हुई हैं और उनको लगता है कि इख्तदार में वापस आने के लिए थोड़ा बहुत अगर सॉफ्ट हिंदुत्व का भी कार्ड खेल लिया जाए तो मतलब ये इतना बुरा नहीं है। तो वो जहां एक तरफ जो भाजपा के लोग हैं वो पूरी तरह से उनकी जो पॉलिटिक्स है जारहाना है, बहुत मजबूत पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सेकुलर पार्टियां डरी हुई हैं। तो उनको लगता है कि एक बार मीट बैन का हम इशू जब लेके आएंगे, हलाल मीट बैन का, तो उनको फायदे ही फायदे हैं। जो भी भगवा ताकते हैं उनको फायदे ही फायदे हैं। बिल पास हो गया तब भी फायदा, कहेंगे देखिए साहब हमने तो मुसलमानों को सबक सिखा दी। अगर बिल पास नहीं हुआ तो बहस होगी, उसके ऊपर जो कम्युनल पोलराइजेशन होगा, जो मीडिया को एक मसाला मिलेगा दिन रात आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे डिबेट करने का, उनको फायदा होगा। एक मुल्क में नफरत का माहौल बढ़ेगा और फिर उससे वो वोट हासिल करेंगे। और सेकुलर पार्टियों के अंदर में जब आप देख ही रहे हैं कि उस तरह से वो साबित कदमी है नहीं, उस तरह से उनको उनकी जो एक सेकुलर आइडियोलॉजी है उसको लेके वो उतने पुख्ते अभी नहीं हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, शिकस्त खुर्दा हैं, हारे हुए लोग हैं। और जब हारे हुए लोग होते हैं तो उनको अपनी सियासत और अपनी आइडियोलॉजी पर भी एतमाद नहीं होता है। तो गेम बहुत ही अच्छा बनाया गया है, बहुत ही अच्छा गेम है। इसमें पूरी मतलब अभी सीन ऐसा लग रहा है कि सब फायदे में, कुछ भी नतीजा निकले उसका फायदा उन्हीं का है। अब देखिए एक दूसरी दिलचस्प बात मैं कहना चाहता हूं कि होता क्या है कि हम लोग जो जाफरानी पार्टी हैं, जो भगवा पार्टी, उनको बहुत ही आसानी से हम उनको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने सीधे साधे या कहिए कि इतने मूर्ख लोगों नहीं हैं, बहुत चालाकी से अपनी सियासत करते हैं। अब देखिए कहा यह जा रहा है कि वो मीट के बैन करने के नहीं है। देखिएगा मतलब जब आप कहते हैं कि साहब ये हलाल मीट बैन करने की क्या जरूरत थी, सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा था, ये कौन सा इशू है, आप लोगों की गरीबी दूर करने के लिए काम कीजिए, सेहत अम्मा के लिए काम कीजिए, तालीम के लिए काम कीजिए, आप हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं। तो वो जवाब क्या देंगे, नहीं नहीं नहीं, हम तो किसी कम्युनिटी से खिलाफ नहीं है, हम तो किसी मीट के भी खिलाफ नहीं है, मीट बैन भी नहीं करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए जो सरकारी एजेंसियां हैं जिनका काम है फूड को सर्टिफाई करना, उनके वो तो हलाल मीट को सर्टिफाई नहीं करती हैं। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो मुसलमानों के कब्जे में हैं, ये लोग जो हैं सर्टिफिकेट जारी करते हैं हलाल मीट का, और इस तरह से कुछ मुसलमानों का इंटरेस्ट ग्रुप बना हुआ है और उससे पैसा कमाते हैं, जो कि एक राष्ट्रीय एजेंसी की जो गरिमा है, जो उसकी पोजीशन है, उसके खिलाफ भी काम कर रहा है। एक पैरेलल बॉडी उन लोगों ने खड़ा कर दी है और इस पूरे मामले में सर्टिफिकेट देने में पैसा बनाया जा रहा है और गलत काम किया जा रहा है और आवाम का और जनता का, देश के कानून का ये नुकसान हो रहा है। तो ये बात जब ये कहते हैं तो बहुत लोगों को लगता है भाई इसमें गलत क्या है, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। क्योंकि अगर उनकी नीयत ये है कि कोई ऐसी मुस्लिम बॉडी है जो ऑथराइज नहीं है किसी भी मीट को हलाल या आपको गैर हलाल साबित करने के लिए, तो उनकी नीयत अगर अच्छी होती तो वो क्या कहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये कोई राष्ट्रीय संस्था या कोई आपको स्टेट लेवल की कोई एजेंसी हम बना दें जो इस चीजों को सर्टिफाई करने का काम करे। किसी प्राइवेट एजेंसी को इसमें आने की दखल नहीं है और जो भी उसके काम करने के जो तरीके होंगे वो संविधान के मुताबिक ही होंगे, वो बराबरी के जो उसूल हैं उस पर टिके हुए होंगे, वो लोगों की भलाई के लिए होंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इसका तो सब लोग ही इस्तकबाल करता, सब लोग इसका वेलकम करता। और आपसे भी जब बात हो रही थी तो आपने भी कहा कि दूसरे मुल्कों में जो हैं ये हलाल मीट और गैर हलाल मीट को बिल्कुल उसको सर्टिफाई करने के लिए प्रॉपर एक व्यवस्था बनी हुई है, एक निजाम बना हुआ है। उसमें कोई इसको एक धार्मिक चश्मे से नहीं देखता है इसको कि भाई ये मुसलमान का मामला है या हिंदू का मामला है। एक सरकार ने एक सेकुलर कंट्री में उसका एक सिस्टम बन जाना चाहिए कि जो चीज जो लोग खाते हैं
या जो चीज किसी धार्मिक अकीदे की वजह से वो नहीं खाना चाहते हैं तो एक एजेंसी हो साहब की उनको उनकी मदद की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी मकसद नहीं है। देखिए, हाथी के दिखाने के दांत और हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं। मैं अपनी पीएचडी के दौरान यह बात साबित करने की कोशिश की कि जहां पर भी कम्युनल ताकतें काम करती हैं, मुल्क के किसी भी हिस्से में चले जाइए, जहां पे मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां होती हैं, वो कभी बराबरी की काम नहीं करते हैं, कभी वो संविधान का उतना आदर नहीं करते हैं। लेकिन वहां की माइनॉरिटीज के ऊपर वो हमेशा ये इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग देश के खिलाफ हैं, ये लोग बराबरी में यकीन नहीं रखते हैं, ये लोग दकियानूस हैं, ये लोग आपको कहीं अंधविश्वासी लोग हैं, ये तरक्की और साइंस को प्रमोट नहीं देना चाहते हैं, ये लोग मजहब में मुब्तला हैं। तो हो ये रहा है कि मेजॉरिटी कम्युनिटीज के लीडर जो हर रोज हर वक्त कानून को तोड़ते हैं, वो कभी अपने गिरबान में नहीं झांकते। मीडिया के अंदर में कमजोरी ये है कि वो अपने मफाद को पूरा करने के लिए वो कभी ताकतवर से सवाल नहीं उठाता है, ताकतवर से कोई जवाब तलब नहीं करता है। जो सबसे कमजोर लोग हैं उन्हीं को बुरा कहना है, उन्हीं को सारे मामलों के लिए दोषी कहना है, उन्हीं को देश की बदहाली और पसमानदी के लिए जिम्मेदार भी ठहराना है। और ये कोई नई चीज नहीं है। हिटलर ने भी जूस को अपने मुल्क में कहा कि भाई इनकी वजह से हमारे मुल्क में परेशानी है। आप अगर चले जाएं यूरोप के मुल्कों में तो जो वहां पे माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है उनके ऊपर इस तरह से सवाल उठाया जा रहा है। तो ये पूरी दुनिया का एक सिस्टम बना हुआ है। अगर आप पड़ोसी मुल्क में भी चले जाएं तो वहां पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हीं को कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से तरक्की नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मुसलमानों को गरीब बना के रखो, मुसलमानों के बच्चों का स्कॉलरशिप छीन लो, मुसलमानों के इलाके में बिजली का इंतजाम मत करो, वहां स्कूल मत खोलो, हॉस्पिटल मत खोलो, उनको तरक्की करने के लिए मंसूबे मत बनाओ, जो बने हैं उसको बर्बाद कर दो और उल्टा उन पे ही इल्जाम लगाओ कि साहब आप तो हलाल मीट का सर्टिफिकेट जारी करते हैं, साहब आप तो बुर्का पहनते हैं, साहब आप जो हैं आप तो नमाज पढ़ने जाते हैं। तो उन्हीं के ऊपर सारा इल्जाम लगा दो। तो ये एक टैक्टिक्स है, एक पॉलिटिक्स है। और इससे निकलना कैसे है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और इसको तभी निकला जा सकता है जब सेकुलर पार्टियां, सेकुलर जमात सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखें। उनको लग रहा है, सेकुलर जमात को क्या लग रहा है कि हम इनकी नकल करके हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन उनको कौन समझाए कि जो फिरका परस्ती के गेम का मास्टर है, समझिए फुटबॉल चल रहा है, जो फिरका परस्ती गेम का अर्जेंटीना है, उससे छोटे कंट्री नेपाल या फिर बांग्लादेश या फिर ये ऐसे कंट्री की फुटबॉल टीम उससे नहीं जीत सकती है। तो हमें अपनी पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका किसी सरकारी एजेंसी का अपमान करना, उसके खिलाफ एक पैरेलल बॉडी खड़ा करना, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो सरकार कहती कि साहब आप ये जिम्मेदारी मत लीजिए, आप एक मीटिंग करा लीजिए, आप अपनी कम्युनिटीज के लोगों को बुलाइए, इस मामले के जितने एक्सपर्ट हैं उनको बुलाइए, सारे फरीक को बुलाइए, हम एक एजेंसी बना देते हैं, हम उसको असेंबली से और कहीं से इसको पास करा लेते हैं, एक बॉडी बना देते हैं, सब काम अच्छा हो जाएगा। इसकी शुरुआत राज्य सरकार भी कर सकते है, केंद्र की सरकार भी कर सकते है। लेकिन ये कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये जो हलाल मीट का जो मामला है, इससे पहले मार्च के महीने में भी इस पे एक बवाल मचा हुआ था। उस जमाने में भी जो भाजपा के जो लीडर थे, जो बीजेपी के लीडर थे, उन लोगों ने कहा कि हलाल मीट जो है वो जिहाद है, इकोनॉमिक जिहाद है, यानी मासी जिहाद वो लोग कर रहे हैं, इक्तिसादी आर्थिक जिहाद कर रहे हैं। अब देखिए, माथा पकड़ लीजिए आप अपना कि मुसलमान तो आज सबसे ज्यादा गरीब है। देखिए, वो मुसलमान कम्युनिटी के बीच में से अगर कुछ लोग गोश्त का कारोबार करते हैं, तो अब आप अगर उसको अगर कहेंगे कि ये जिहाद कर रहे हैं, तो इससे शर्मनाक
बात और कुछ नहीं हो सकती है। इस तरह की बात करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। असेंबली चुनाव जो हैं वो कर्नाटका में बहुत करीब हैं, वहां पे तैयारियां चल रही है। और अगर आप थोड़ा आंकड़ों को देखिए, असेंबली चुनाव के मतलब असेंबली में जो सीट्स को अगर आप देखिए कर्नाटका में, तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि वहां पे जो कर्नाटका है वहां पे टोटल सीट्स जो हैं 224 हैं वहां पे, ठीक है। और वहां पे बीजेपी को 119 सीट है वहां पे, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी के पास तकरीबन 69 है और जनता दल सेकुलर के पास 30 सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे मुकाबला बहुत ही कांटेदार है, बहुत ही कांटेदार है। ये बिल्कुल उसको बोलते हैं ना, केक वाक नहीं है। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी की जो ये पद यात्रा है, वो पद यात्रा उन्होंने साउथ इंडिया से यानी दक्षिणी भारत से उन्होंने इसकी शुरुआत की। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जहन में भी ये बात चल रही है कि हम आज के दौर में नॉर्थ में यानी उत्तरी भारत में इतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए हमें ज्यादा तवज्जो अभी जो है साउथ में देना चाहिए। और अगर साउथ से मजबूत अगर हम हो गए तो एक हमारा स्ट्रॉन्ग अगर इलाका बन जाता है तो हम फिर दूसरे इलाके में भी अपनी ताकत को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी ने काफी वक्त साउथ के स्टेट में दिया। और जो राहुल गांधी जी की जो सियासत है, जिस तरह की वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, इससे कम से कम कर्नाटका में इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ये बात मैं एक बहुत ही क्या कहेंगे, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होने के नाते मैं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने की वजह से नहीं कह रहा हूं। और एक और बात है कि अगर आप तारीखी तौर पर भी देखेंगे तो कर्नाटका बहुत ही एक मजबूत जगह है, मतलब इनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि हाल के दिनों में, हाल के सालों में बीजेपी भी बहुत वहां पे चुनाव जीती हुई है और वहां पे जनता दल सेकुलर भी एक बड़ी ताकत है। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का घबराहट है कि भाई ये स्टेट हमारे हाथ से जाए नहीं। रेवेन्यू का मामला है, बेंगलोर है वहां पे, पैसा का मामला है, इंडस्ट्री है वहां पे, आपका आईटी का हब है वहां पे, बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है कर्नाटका। आपको महाराष्ट्र है इंपॉर्टेंट स्टेट, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बीजेपी ने जो गेम प्लान बनाया है कि भाई आप इसको हिंदू मुसलमान करो, क्योंकि वही उनका ऑक्सीजन है। जब भी वो परेशानी में पड़ते हैं तो ये इसी यही करते हैं। आप देखिए मीडिया के बारे में शायद कहीं एक रिपोर्ट छपी हुई थी कि अगर आप नेशनल मीडिया को देखेंगे तो वहां पे ये लोग 70 से 80 से और भी ज्यादा फीसद जो प्रोग्राम जो होते हैं वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के ऊपर करते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि हिंदू और मुसलमान का क्या झगड़ा है, मुझे समझ में नहीं आता क्या झगड़ा है, आप बताओ भाई। हिंदू धर्म के लोग और इस्लाम धर्म के लोग इस धरती में प्रेम से आपको हजारों साल से रह रहे हैं। अरब के मुल्कों के बीच में और हमारे जो ईरान है और जो दूसरे आज जो इस्लामी ममालिक है उनसे हमारे ताल्लुकात हजारों साल पुराने हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, आप देखिए कि जंगे आजादी के दौरान में भी हमारे और उनके बीच में एक ताउन था, कोई हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं था। कोई मुस्लिम कंट्री ने आके हमारे ऊपर एक कॉलोनियल सिस्टम नहीं बैठाया। जो लोग भी कहीं से आए और यहां पे हुकूमत की तो यहीं की मिट्टी में दफन हो गए। कोई पैसा तो भेजते नहीं थे, कोई अफगानिस्तान ना पैसा भेजता था, ना कोई ईरान पैसा भेजता था, ना कोई तजाकिस्तान भेजता था, ना कोई अरब पैसा भेजता था। जो भी उन्होंने हुकूमत की, अच्छी की बुरी की, लोगों को राहत दी या लोगों की तकलीफ दी, जो भी हुआ है मुल्क के अंदर में हुआ। जिसने जिसको लूटा, जिसका माल गया है, जिसका माल आया, सब कुछ मुल्क में ही रहा। कोई अंग्रेजों की तरह तो कोई लूट के तो कोई गया नहीं। और हिंदुओं के शोरफा, हिंदुओं के आला जात के लोग भी मनसबदारी सिस्टम में बैठे हुए थे, मुसलमानों के एलीट लोग भी बादशाह सलामत के आसपास में बैठे हुए थे, और गरीब हिंदू, गरीब मुसलमान खेतों में काम कर रहा था और टैक्स दे रहा था और उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही थी। तो हिंदू मुसलमान का क्या झगड़ा है? मुल्क की आजादी में भी महात्मा गांधी या फिर देखिए जमीयत उलमा हिंद के लोग या बहुत सारी सैकड़ों हजारों मुस्लिम तंजीमें हैं जिसका नाम मुझे
नहीं पता। वो सारे लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी। मौलाना आजाद जो थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जिस जमाने में 1940 में, जब इतना क्रूशल टाइम था, तो कोई हिंदू मुसलमान का मसला था नहीं। ये हिंदू मुसलमान का जो मसला है ये मसनूई है, यानी आर्टिफिशियल है, क्योंकि हिंदुत्व की जो जमात है उनको सियासत करने के लिए ठोस उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। भाई वो गरीबों और मजदूरों की बात इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उनको पूंजीपति और जमींदार पैसे दे रहे हैं। वो दलितों की बात इसलिए नहीं करते हैं, पसमानदा की बात और गरीबों की बात इसलिए नहीं करते हैं कि उनकी लीडरशिप में आलाजात के लोग बैठे हुए हैं। वो मुसलमानों से गले मिलेंगे तो जो फिरका परस्त लोग जो उनके सोशल बेस हैं वो कमजोर हो जाएंगे, इसलिए उनको मुसलमानों को बुरा भला कहना है। वो मुल्क की तरक्की के लिए कोई सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम नहीं लाते हैं, क्योंकि इससे प्राइवेट प्लेयर्स को नुकसान होता है। तो भाई सियासत करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, कंगाल लोग हैं वो लोग, मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल। तो उनको एक चाहिए आर्टिफिशियल इशू, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये इसीलिए किया गया है। और आप देखिए कि जो भी कर्नाटका में जो बात हो रही है, कोई नई बात नहीं है ना। जिहाद जो है, इन लोगों को जो कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग जो दिन रात जिहाद कह रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि जिहाद के माने क्या है। डिक्शनरी में उसको एक बार उलाट के उसको देख ले। जिहाद का मतलब कोशिश करना होता है। जिहाद का मतलब अगर हम अंग्रेजी में कहें टू मेक एफर्ट्स, किसी चीज को हासिल करने के लिए जो कोशिश, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रयत्न करना, ये प्रयत्न करने का नाम है जी, इसका नाम है जिहाद। इस जिहाद को उन्होंने क्या किया, तालीमी जिहाद, इक्तिसादी जिहाद, आर्थिक जिहाद, लव जिहाद, अब टीवी जिहाद, आपको इंटरव्यू जिहाद, तो हर चीज में आप जिहाद लगा दो। और इन लोगों को, इन जाहिल लोगों को जिहाद का भी मतलब नहीं पता है। तो हालांकि ये लोग जो हैं वो कहीं से भी हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, हिंदुस्तान की जो खुशबू है, इसकी ये लोग नुमाइंदगी नहीं करते हैं। ये लोग बहुत ही गंदे लोग हैं, ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, और ये सुधरने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। इनको सत्ता में बने रहना है किसी तरीके से। कर्नाटका में यही काम करने जा रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं।